गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो कल हम लोगों ने क्रैश कोर्स में देखा था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था, है ना। और प्रीवियस कुछ कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने रिवाइज किया था। तो आज हम लोग उससे आगे कंसेप्ट देखते हैं, है ना। और आगे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। किस तरह से उसको आगे हम लोग को देखना है, ये हम लोग को आगे हम लोग चेक करते हैं। और आगे न्यूमेरिकल्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 9th क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग 10th क्वेश्चन देखना है। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। टू पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ठीक है। क्या है? टू इक्वल चार्जेस है। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू, अच्छा वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में। Q1 इज इक्वल्स टू Q2, है ना। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? D इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, कूलम्स फोर्स दिया है आपको 8 न्यूटन का। ठीक है। F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। ठीक है। What will be the force experienced by them? ठीक है। If they are held at in the water at the same distance, ठीक है। K of water दिया हुआ है 80। तो एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग को, मान लीजिए ये वैक्यूम का था। F वैक्यूम में इसका क्या है? 8 न्यूटन फोर्स है। अब कहने का मतलब है, अगर हम लोग मीडियम चेंज कर दिया है, इन वाटर एज मीडियम, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का वो क्या दिया हुआ है? 80। ठीक है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एफ एयर या वैक्यूम, जिसके लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, डिवाइड इज इक्वल्स टू बाई एफ मीडियम हम लोग का क्या था? इज इक्वल्स टू एफ एयर या वैक्यूम बाई के। ठीक है। एयर और मीडियम, कोई भी एडी एयर या वैक्यूम का केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हम लोग का? एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए एप्सिलॉन नॉट होता है हम लोग को। ठीक है। यहाँ मीडियम के लिए हम लोग को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो आएगा उसके साथ, एप्सिलॉन के साथ। ठीक है ना। तो हम लोग के, हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये हम लोग को इस तरह से इसका इक्वेशन आता था। कल हम लोगों ने डिराइव करके भी इसको देखा, जाना। तो इसमें डायरेक्ट अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में। तो एफ मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या है? वाटर। तो एफ वाटर इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम क्या लिखा हुआ है, या एयर, है ना। हम लोग क्या दिया हुआ है? 8 न्यूटन। 8 डिवाइडेड बाई, आपको क्या है? के का वैल्यू है, के ऑफ वाटर 80। तो फोर्स क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है। 1/10 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका एफ वाटर। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या होगा? एफ वाटर इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10 न्यूटन। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फिगर मिसिंग है, हम फिगर इसका बना देते हैं। अब मेटेलिक स्फीयर, इसका फिगर है।
ये एक मेटेलिक स्फीयर है ना। अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। देखिए क्या है, किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ए है, ये बी, ये सी और डी। ठीक है। ठीक है, ये है अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। ठीक है, ये हम लोग को देखना है, एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है ना। इस प्लेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। चार तरह का फील्ड दिखा रहा है, ए बी सी डी, है ना। तो कौन सा पाथ, ये चार पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा मेटेलिक स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोग को ये जानना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब मेटालिक स्फीयर का केस आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे परपेंडिकुलर पास होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए एक ही केस में हो रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है और परपेंडिकुलर एग्जिट कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या है, अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा उसको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेटालिक स्फीयर, है ना, और वो परपेंडिकुलर एंटर करेगा और परपेंडिकुलर एग्जिट करेगा। यहाँ पर बी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enters and exits perpendicularly। ठीक है, तो ये केस होगा, हम लोग को देखना है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉइंट आउट राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, उसको हम लोग को बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट क्या है, द म्यूचुअल फोर्स the mutual forces between two charges do not get affected by the presence of the other charges। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है या दो चार्ज है ना, उसके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज के से प्रेजेंस से हम लोग को अफेक्ट नहीं करता है। तो कंसिडर कीजिए, तीन चार्ज है यहाँ पर, Q1, Q2, Q3। तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स आएगा, है ना,
F ड्यू टू Q1 Q2, ठीक है, या F12 कर दीजिए आप इसको, F12 क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए जो म्यूचुअल फोर्स दोनों के बीच का म्यूचुअल फोर्स ये होगा, है ना। तो अब म्यूचुअल फोर्स है तो वो तीसरा ऑब्जेक्ट के कारण, तीसरा चार्ज के कारण तो कोई इफेक्ट इसमें नहीं डाल रहा है। इसमें हो क्या रहा है, चार्ज जो दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो चार्ज है उससे हम लोग को डायरेक्ट फोर्स निकल रहा है आपस के बीच का, कूलम्ब्स फोर्स से ही होता है ना। दो चार्ज जो है Q1 और Q2 उसमें क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग को देखना है ना, उसी से हम लोग को चार्ज निकालता है, उसी से फोर्स होगा, है ना। तो तीसरा चार्ज एक प्रेजेंट है लेकिन वो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसी कारण से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। अब आगे देखिए आप, उसी तरीका से अगर Q1 और Q3 के बीच का हम लोग को फोर्स निकालना है तो वो हो जाएगा F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो भी इसके बीच का डिस्टेंस होगा, कहने का इसका डिस्टेंस आ रहा है, जो भी इसके बीच का डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, वो म्यूचुअल जो फोर्स निकलता है वो बस दोनों चार्ज के बीच में डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखिए 13, अ डाइपोल मोमेंट ठीक है, a dipole of dipole moment P is present in a uniform electric field E, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है आपका P, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E फॉर विच द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज मिनिमम, कहने का मतलब है हम लोग को इसके बीच का इक्वेशन लिखना है, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल, हम लोग को थीटा डिफाइन करना है जिसके कारण टॉर्क मिनिमम हो। तो टॉर्क मिनिमम कब होता है ना, पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है ना, पी क्रॉस ई इज इक्वल टू, अब टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग को देखना है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पीई साइन थीटा, ठीक है, ये होगा। अब टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जब जीरो होगा, जब जीरो होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, तो जीरो कब होगा, पीई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो कब होगा, है ना। तो देखिए पी और ई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो तभी हो सकता है ये जीरो जब साइन थीटा जीरो होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, है ना, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, यहां लिखिए व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये केस आएगा। अब साइन थीटा जीरो कब होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, जब साइन साइन जीरो होता है, जीरो का केस में या 180 डिग्री का केस में, ठीक है, यही दो केस में वो मिनिमम होता है, ठीक है। कल भी आपको बताया गया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच का, है ना। तो थीटा जब जीरो होगा तो 180 डिग्री होगा, तो ये इसका वैल्यू होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जीरो या 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, मतलब 2a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बाई 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर,
ठीक है। स्टैंडर्ड देखिए, आपको क्या करना होगा जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट्स पे। यूनिट्स पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिट किस किस तरह से दिया हुआ है, और ऐसा यूनिट में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग का आपको जब भी डाइपोल का केस होता है तो हम लोग उसको यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं ना, ऐसा यूनिट हम लोग मीटर में लेंगे। तो सेंटीमीटर को हम लोगों ने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सेस मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, अब टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू 4√3 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ आपका लेंथ दिया है डाइपोल का 2a है ना। कहने का मतलब एक डाइपोल आप बना लीजिए। ठीक है, ये एक डाइपोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये डाइपोल है। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो, कैसे डिफाइन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका माइनस टू प्लस, तो कहने का मतलब इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इस डाइपोल आएगा। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ पी, और ई, इसके बीच का एंगल क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है हम लोग को, वो दिया गया है हम लोग को, है ना। और 2a इसका लेंथ है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब कैलकुलेट हम लोग को करने क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ इतना, चार्ज का वैल्यू क्या दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका +8 10⁻⁻⁹ कूलम, और चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज -8 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों क्यू, एक ये क्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल है, बस साइन अपोजिट है, ठीक है। डाइपोल में यही होता है ना। अब आपको क्या पूछा गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पहले यहाँ से निकालना है टॉर्क। और टॉर्क आपको दिया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या दिया गया है आपको, P आप निकाल लीजिए यहाँ से, चार्ज कोई भी लीजिए, 8 × 10⁻⁹ इंटू 2a, 2a का वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻2 इंटू ई का वैल्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इज इक्वल टू ई इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, टॉर्क का वैल्यू क्या आपको गिवन है, 4√3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 8 × 10⁻⁹ यहाँ आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 इंटू यहाँ से 4 से 4 आप कैंसिल कर दीजिए, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 8 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻2 इंटू ई इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा,
फोर फोर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, √3, और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ले आइए आप सब, √3 साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। 8 इंटू 10⁻11 इंटू ई इंटू √3/2, ठीक है। √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, 2 इंटू √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, है ना। माइनस पी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है ना, पी आपको है 8, चार्ज आपका 8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, है ना, इंटू ई का वैल्यू आप निकाले हैं 1/4 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 का क्या वैल्यू होता है, आप देख लीजिए, डायरेक्ट को सॉल्व कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, है ना, -8 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2 आ जाएगा आपका। देखिए इसका वैल्यू, इसको डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 कैंसिल, ठीक है। तो आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू -4 जूल, ठीक है। ये 10 से 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, आपका बचा 4 जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया -4 जूल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कीजिएगा, है ना, कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। एक एक डेटा जो जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में, पहले उसको क्या कीजिएगा, आप एक पॉइंट कर लीजिएगा, पॉइंट उसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या आपको डेटा दिया हुआ है, 2a का वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, टॉर्क क्या है, क्यू क्या है, उसका फिर टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को लिखना है, उसको पुट करना है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, तो हर आपको फॉर्मूला याद भी रखना है और उसमें पुट भी करके देखना है कि किस किस तरह से वैल्यू उसमें आता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है 15th नंबर क्वेश्चन, 14th हो गया। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो 2a का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या था 15, 15। तो 2a का वैल्यू क्या दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आगे, when placed with its axis making an angle 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर से एक डाइपोल का हम लोग बना लेते हैं फिगर।
2a, ठीक है। ये हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डाइपोल का डायरेक्शन, ठीक है। और इसके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है इसमें, विद प्लेस विद एन एंगल मेकिंग 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि an electric dipole of length 2 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 18 root over 3। टॉर्क है 8 रूट 3, 8 रूट 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क विद ना न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ प्लस माइनस 4 नैनोकूलम, चार्ज दिया है आपको, क्यू दिया है +-4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम नैनोकूलम, ठीक है ना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें करना है, सेम है ना, डेटा भी इससे लगभग सेम है ना। अब उसको आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पर, पहले आप देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पीई साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या दिया है 60, इज इक्वल्स टू पीई साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या आपको करना है, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है, अब ये टॉर्क का वैल्यू क्या है 8 रूट 3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जैसा पिछले बार सबका वैल्यू पुट कीजिए, 8 रूट 3 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो क्यू क्या यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2a का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 60 √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 8 रूट 3, रूट थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻11 इंटू ई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बाई 10⁻11, जो ऊपर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पुट करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यहाँ लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा था, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू आपको पुट करना है, पी का वैल्यू आपको क्या था यहाँ पर, आप लोगों ने देखा है पी क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू कॉस 60, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ था 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2a क्या था 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई का वैल्यू हम लोग ने निकाला है 2 इंटू 10⁻11 इंटू कॉस 60 था 1/2, ठीक है। अब डायरेक्ट उसको आप कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻11, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया -8
हर जगह माइनस कर दीजिए, -8 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपका, इज इक्वल्स टू -8 जूल। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -8 जूल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए इसी तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिए 16 क्या है, an electric dipole of length 1 centimeter when placed with an axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experiences a torque कितना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ये सेम है ना, सेम लास्ट टू क्वेश्चन जो हम करवाए हैं, तो इसको आप होमवर्क रखिए, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन को, सेम जो कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट दो क्वेश्चन में देखा, सेम उसमें वही है ना, आपको उसको सॉल्व करना है ना, जिस तरह से उसको आप कमेंट करिएगा कि किसका आंसर क्या आया आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स डाइपोल मोमेंट पी पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए अब क्या इसमें बोला गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड किया हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स डाइपोल मोमेंट पी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये लेंथ है डाइपोल का और ये पी का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब कहने का मतलब है इसमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ना। अब हम लोग को पोटेंशियल, आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू पॉजिटिव माइनस टू प्लस आता है ना, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल का डायरेक्शन होगा। अब क्या गया कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इट इज द प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डाइपोल मोमेंट p पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट p है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल डायरेक्शन केस में यही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टॉ इज इक्वल टू जीरो, है ना, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ई। ठीक है, कहने का मतलब इसमें है, इसका नेक्स्ट आप देख लीजिए इसी में ही,
ठीक है, ये सेम डाइपोल है। अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को इसमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, ये बोला गया है तो वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन डाइपोल का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि एक डाइपोल प्लेस किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि पैरेलल था इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब हम लोग एक वर्क डन हम लोग को करना है। तो क्या वर्क डन होगा जब हम इस डाइपोल को 180 डिग्री है ना घुमा के इसका अपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे, ये इस डायरेक्शन में था, उसको 180 डिग्री शिफ्ट करना है हम लोग को, तो उसमें वर्क डन क्या होगा हम लोग को, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, वर्क डन इन, पहला क्वेश्चन के लिए है ना, रोटेटिंग डाइपोल इन 180 डिग्री है ना, ये क्या होगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपका होगा थीटा 1 थीटा 2 टॉ डी थीटा। ठीक है, ये आपका होता है, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, है ना। हम लोग को कहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, तो टोटल कितना वर्क डन होगा रोटेशन में, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब क्या हम लोग को करना है, थीटा 1 हम लोग को क्या था 0 डिग्री, थीटा 2 क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट हम लोग को रोटेट करना है ना। तो इसमें क्या होगा वर्क डन आप देख लीजिए, W क्या होगा इज इक्वल टू टॉ का वैल्यू क्या होता है, पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, यही होगा, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा पीई साइन थीटा। अब इसको क्या करना है आपको, सीधे सीधा इंटीग्रेट करना है थीटा 1 से थीटा 2 का। अब थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू आप बाद में पुट कर दीजिएगा, अभी थीटा 1 थीटा 2 कर देते हैं। तो पी और ई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा पीई इंटू साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और इसको वैल्यू आप पुट कर दिए थीटा 1 का, थीटा 1 क्या था 0 to 180 डिग्री, ये आप इसको पाई लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू पीई है ना, कॉस 180 डिग्री क्या होगा, कॉस 180 डिग्री क्या होगा आपका, माइनस यहाँ पर है तो -1 माइनस माइनस और फिर कॉस 0 क्या होगा आपका, डायरेक्ट आप इसे वैल्यू ही पुट कर लीजिए, ये माइनस होगा माइनस पीई, बाहर आ जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस पीई। ठीक है, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, तो यहाँ पर -1 -1। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस इज इक्वल्स टू -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 इंटू माइनस, तो 2E 2 PE हो जाएगा, ये उसका वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन आपको ये हो गया टोटल, सिंपल इसको इंटीग्रेशन करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा W इज इक्वल टू 2PE। ठीक है, ये हो गया आपका पहला के लिए, पहला के लिए हो गया वर्क। अब दूसरा क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम मैक्सिमम।
ठीक है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, ये देखिए आप, क्वेश्चन का टू था 17 का टू आपको देखना है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, टॉ क्या है आपका, पीई साइन थीटा। ठीक है ना। अब कहने का मतलब है आपको थीटा मैक्सिमम करना है। इसमें क्या बोला गया है कि द ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, टॉर्क आपको मैक्सिमम करना है, टॉ इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, टॉर्क मैक्सिमम होता है पी, है ना, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू वन। जब थीटा वन होगा तो पी हो जाएगा इसका वैल्यू, वही करना है आपको। तो थीटा वन कब होता है, एट पाई बाई टू। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन साइन कब होता है मैक्सिमम वैल्यू, एट 90 डिग्री। ठीक है, इसको अब ये लिखिए 90 डिग्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 90 डिग्री लिखिए, पाई बाई टू लिखिए, बात एक ही है। तो एट 90 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू वन, ये आपको उसमें भी क्वेश्चन में भी करवाया गया था, डेरिवेशन में भी ये करवाया गया था, सेम इसमें यही पूछना है। तो ओरिएंटेशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो टॉ का वैल्यू क्या होगा आपको, टॉ इज इक्वल टू पी, पी तो लिख ही दिए है मैक्सिमम, है ना। तो टॉ मैक्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका टॉ मैक्स हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 17 हो गया। अ स्मॉल मेटल स्फेयर, ठीक है, अ स्मॉल मेटल स्फेयर कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इन अ लार्ज अनचार्ज मेटालिक स्फेयर शेल। राइट द चार्ज on the inner and outer surface of the cell. Write the expression for the electric field at the point P1। ठीक है, अब इसका फिगर देख लीजिए आप, फिगर इसमें मिसिंग है, फिगर हम बना दे रहे हैं। ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू इस पॉइंट पे, और ये P1 पॉइंट है, ये R1 आपका है, और ये एयर मीडियम है। ठीक है,
अब देखिए क्या हो रहा है, ये एक फिगर दिया हुआ, अ स्मॉल मेटेलिक स्फीयर कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, is located at the center of the spherical shell cavity in a large uncharged metallic spherical shell. Write the charge on the inner outer surface of the shell. Write the expression for the electric field. ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज है आपका प्लस क्यू, अब ये तो आपका आ जाएगा सरफेस पे, है ना, तो ये सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस क्यू हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अंदर सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, चार्ज इनर सरफेस पे ये हो जाएगा पॉजिटिव से इसका सरफेस पे प्लस क्यू टू आएगा, ठीक है, क्यू टू नहीं है क्यू है, ये प्लस क्यू जो चार्ज है ये टोटल ये सरफेस पे आ जाएगा और उसके अपोजिट माइनस क्यू उसका दूसरा स्फेयर का सरफेस पे आ जाएगा। तो इसका क्या होगा वैल्यू, आपको लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या होगा, यही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू 1/4 या K डायरेक्ट लिखिए, K बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। R1 जो है इसका वैल्यू ये होगा EP1 इज इक्वल टू के क्यू, इसको आप टोटल लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका, है ना। ये सरफेस पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी अगर सेंटर पे किसी भी स्फेरिकल शेल का हम लोग चार्ज देते हैं तो सरफेस पे आ जाता है, तो ये प्लस क्यू आ जाएगा उसके सरफेस पे, और उसी का अपोजिट जो दूसरा सरफेस होगा उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही केस होता है, आपको कैपेसिटर में आपको पढ़ना होगा, है ना, आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे, तो आपको ये याद रखना है, इससे प्लस क्यू होगा तो आगे माइनस क्यू आ जाएगा चार्ज आपको अपोजिटली, ठीक है, ये आपको देख के चलना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 18। अब क्वेश्चन 19 में क्या आपको दिया हुआ है, point charge q is kept in the vicinity of uncharged conducting plate, sketch the electric field lines between the charge and the plate, ठीक है। इसमें क्या है आपको बोला है, एक पॉइंट चार्ज q है, ठीक है, इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं फिगर, ठीक है, एक q चार्ज है, एक मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज q है, पॉजिटिव है, प्लस q चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट आप देख लीजिए, एक कंडक्टिंग चार्ज है ना, ठीक है, एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, उस पे उसके विसिनिटी पे हम लोग एक क्यू चार्ज है ना, ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्जेस एंड प्लेट। अब बोला गया है इस चार्ज क्यू और इस इलेक्ट्रिक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होगा, इस चार्ज से क्यू आपको पता है, क्यू जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड जाता है, ठीक है, एग्जिट करता है। तो अब इसका देखिए क्या होगा यहाँ पर डायग्राम, तो यहाँ से एग्जिट होगा, अब ये जाके इसको लिंक करेगा, सारे आउटवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का इसका स्केच होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, जो अट्रैक्ट करेंगे क्यू चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आके यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन 20 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 3 × 10⁸ इलेक्ट्रिक डाइपोल पी आपको दिया हुआ है क्या है
3 इंटू 10⁸ कूलम मीटर, ठीक है। फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ आपका 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सिमिलर जो क्वेश्चन हम लोग पिछले बार किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है इसमें क्या करना है। अब क्या है, आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, है ना। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस देखिए, क्या होगा जब थीटा 180 डिग्री होता था, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। दोनों ही इक्विलिब्रियम का केस है, एक अनस्टेबल है एक स्टेबल है। आप लोगों को बताया गया है लास्ट क्लासेस में कि किस तरह से होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E एंड डाइपोल मोमेंट P आर पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है आपको E एंड P आर एंटी पैरेलल या पैरेलल ही लिखिए, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन क्या था आपको, W इज इक्वल टू θ1 बाई θ2 टॉ इंटू डी थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लास्ट में भी हम लोग देखे थे, है ना। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है कि आपको θ1 क्या दिया हुआ है ना। अनस्टेबल टू स्टेबल बोला है, तो यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और θ2 क्या है 0 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्ट टॉक का क्या वैल्यू होता है, फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू θ1 θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब PE आपका कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, θ1 का वैल्यू क्या है 180 डिग्री। यहाँ पर या डायरेक्ट अभी इसको लिखिए आप θ1 θ2 ही, लास्ट में इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा θ1 θ2, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है PE इंटू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ θ1 θ2, ठीक है। अब देखिए क्या था, इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस θ1, क्या θ1 था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू θ1 का वैल्यू क्या था यहाँ पर 180 डिग्री, θ2 0 डिग्री, 180 डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ क्या है माइनस PE कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर P क्या है, P लिखिए इंटू कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका
पीई इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 पीई। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपको, है ना। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर क्या था, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, देखिए पी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 10⁻3 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -6 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया जे का, वर्क डन इतना हो गया आपका, 6 इंटू 10⁻−8 इंटू 3 11। ठीक है, अब इसको आपको चेंज कर सकते हैं आप जिसको भी वैल्यू में, है ना। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसको आप देखिए वर्क डन, ये आपका हो गया वैल्यू, है ना। अब इसको डायरेक्ट इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, वर्क डन आपका ये हो गया। अब आगे देखिए, अच्छा यहाँ डेटा मिसिंग है, ये 3 इंटू 10⁻−8 है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, ये -8 होगा। अब आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻−5 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। W इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गया आपको, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब 21 देखिए, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स F। ठीक है, कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r²। तो F क्या होता है, 1/4πε0 Q² बाई, या Q1 Q2/r² या Q² बाई r² लिखिए। ठीक है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। ठीक है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस 1 और 2। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, Q1 Q2 आप लिख लीजिए, Q1 Q2। ठीक है ना। चार्जेस ऑफ 1 और 2 और 1 और -3, इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ 10 और इन द दिस फिगर। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, ग्राफ बना देते हैं। नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। ठीक है,
फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड ठीक है, और यहाँ 1/r²। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो F और r², तो F और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ठीक है, तो इसी के बीच का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन आएगा। अब क्या क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, फॉर 1 म्यू कूलम -3 म्यू कूलम। ठीक है, और यहाँ पर 1 म्यू कूलम और 2 म्यू कूलम। अब देखिए F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। तो F1 के लिए F1 मान लीजिए इसको, तो इसका क्या होगा वैल्यू, K1 इंटू 3 बाई इंटू 10⁻⁻12 बाई r²। आपका डिस्टेंस जो भी है, आपका दिया हुआ डिस्टेंस क्या है, इसको r² ही माना गया है। ठीक है, r²। ठीक है, और F2 क्या होगा आपका, K इंटू 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 है ना, ये दोनों को एक साथ ले लिए, 10⁻⁻6 होता है एक कुल म्यू कुलम है ना, तो उसको डायरेक्ट एक साथ ले लिया गया है बाई r²। ठीक है, तो जब ग्राफ इसका बनाएंगे तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3K इंटू 10⁻⁻6 -12 3K इंटू 10⁻⁻12 बाई r²। ठीक है, और F2 क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻12 K बाई r²। ठीक है, ठीक है, ये आ गया इसका वैल्यू। अब आपको देखिए 1 और 3 का केस में है ना, क्योंकि यहाँ पर फोर्स में आपको तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हमको नहीं लेना है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव। ठीक है, ये दोनों फोर्स है ना। अब आपको देखिए इसमें से क्या करना है, F1 का वैल्यू दिया है, F2 का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है दोनों का, है ना। अब इसमें क्या आपको देखना है, जैसे आप लोगों ने देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप होता था, है ना, तो c अगर कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू mx होगा, है ना, व्हेन c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू mx, इसी फॉर्मूला ये आ गया, है ना। इसमें क्या हो गया, f इज इक्वल टू m इंटू, इसको अगर हम लोग टोटल m वैल्यू मान ले, है ना, कांस्टेंट को m मान ले, बाई r², और r² को 1/r²। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, f को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये हो गया m, है ना, m और ये x। ठीक है, ये आ गया, तो डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया, तो m स्लोप हो गया, है ना। तो अब स्लोप जिसका ज्यादा बड़ा होगा वही आगे उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये इसका स्लोप बड़ा है इसलिए आगे हो गया। देखिए ये इसका वैल्यू क्या है, 3K और यहाँ 2K, तो इसका आगे है मैग्नीट्यूड, ये ज्यादा स्लोप बनाएगा, ये जो स्लोप होगा ये θ1 और ये θ2, θ1 और θ2। थीटा क्या होता है, θ1 इज इक्वल टू tan, tan होता है आपको y/x। ठीक है, tan y/x होता है, तो इसमें देखिए जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो ज्यादा यहाँ स्लोप बन रहा है, तो θ1 ग्रेटर होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2। ठीक है, यही इस ग्राफ से हम लोग को डिड्यूस करा, तो इस तरह का ग्राफ आपको आ जाएगा, आपको पूछ दिया जाएगा कि किस तरह से इसको क्लियर करना है आपको। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर,
अब देखिए टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर शेल ए एंड बी हैविंग अ चार्ज माइनस प्लस क्यू और 10 क्यू, ये क्या है? ठीक है, एक 4 क्यू है, एक प्लस 10 क्यू है, 10 क्यू ही चार्ज होगा पॉजिटिव, नहीं माइनस 10 क्यू है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये माइनस 10 क्यू है। ठीक है, आर केप्ट इन अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, a third identical charge sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एक स्फेयर है, एक दूसरा स्फेयर है और एक तीसरा स्फेयर है। ठीक है, ये है स्फेयर ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला, ए का चार्ज क्या है, प्लस 4 क्यू, 4 प्लस 4 क्यू। ठीक है, और इसका क्या है बी का, माइनस 10 क्यू। ठीक है, ये हो गया इसका चार्ज। अब सी क्या है, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, ये अनचार्ज है। ठीक है, स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस। अब देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, केस वन देखिए आप, अनचार्ज स्फीयर सी इज brought in contact with A। ठीक है, पहला क्या केस आया कि इस C को, जो A C आया A का कॉन्टैक्ट में है ना, तो अब क्या होगा, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, आपको पता है अगर दो स्फीयर, दो चार्ज बॉडी या एक चार्ज एक अनचार्ज बॉडी या दो अनचार्ज बॉडी है ना, अगर एक चार्ज और एक अनचार्ज हो या दोनों चार्ज हो, तो वो आपस में अगर कॉन्टैक्ट में लाया जाए तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ होगा। ए का क्या है, ए का प्लस 4 कूलम। ठीक है, अब सी का क्या है, अनचार्ज 0 कूलम। ठीक है, 0 चार्ज है। अब फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा ए और सी में, तो फाइनल फाइनल चार्ज ए में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, तो प्लस 4 प्लस 0/2, तो प्लस 2। तो कहने का मतलब ए के पास भी प्लस 2 कूलम आ जाएगा और सी के पास भी प्लस 2 कूलम आ जाएगा चार्ज। ठीक है, दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, एंड देन, ठीक है, a third charge identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B। ठीक है, अब क्या है, अब ये C आ गया, अब C में आया है ना, चार्ज, अब C is brought in contact with B। ठीक है, अब क्या होगा, C के पास क्या था, C के पास है 2 कूलम प्लस 2 कूलम और B के पास क्या है, माइनस 10 कूलम चार्ज। ठीक है, अब फिर से यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, C प्लस B बाई 2 है ना, अब क्या होगा, C का प्लस 2 और इसका प्लस माइनस 10/2, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 10/2, तो क्या होगा, माइनस 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 8 होगा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर B के पास क्या हो जाएगा, -4। अब फाइनल क्या होगा, दोनों के पास आ गया। आप देखिए फाइनल, अब क्या है, C के पास क्या आ गया आपको, -4 कूलम और B के पास भी क्या हो गया, -4 कूलम। ठीक है, अब ये तीसरा केस है, देन स्फीयर A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अब केस थर्ड आइए, केस C में क्या है, अब केस थर्ड क्या है, A and B are
ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ए और बी कॉन्टैक्ट में आ गया, तो ए पे क्या चार्ज था पहले, ए पे +2 कूलम, ए का +2 कूलम, और बी में अब क्या हो गया चार्ज आपको, बी में -4 कूलम, -4 कूलम, -4 कूलम, है ना। तो ए और बी दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। अब क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब क्या हो जाएगा, +2 प्लस -4/2, ठीक है। क्या होगा, +2 -4/2, ठीक है, -2 हो गया, -2/2 इज इक्वल टू -1 कूलम। तो अब फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, है ना, माइनस ए में क्या हो जाएगा, -q, इसमें सब में q चार्ज था। अब बी में क्या हो जाएगा, -q कूलम, ठीक है। ये आपका चार्ज होएगा, सब में q था, आप देख लीजिए +4q है, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए सब में q, 2q कूलम कूलम, यहाँ पर 4c q, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा आपको चार्ज, ए में -1 -q हो जाएगा, और बी में भी -q हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चन का कवर किया, 22 तक आज हम लोगों ने किया है। फिर आगे हम लोग इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है। 23 से हम लोग आगे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कल, है ना, जो जब भी होगा, है ना। अब उसके बाद फिर आपको इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन अगले क्लास में किस तरह से होता है। आज जो भी आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया गया है, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग बताया गया है, उस तरह से आप लोग उसको आगे कीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होते जाएगा, और इससे बोर्ड से पहले आपको या एग्जाम से पहले आपको सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए इसमें आगे क्लासेस में कि किस तरह से आगे का क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, तो उससे आपको आगे भी जो जो कंसेप्ट छूटा हुआ है, और टॉपिक 2 जो है आपका है, वो भी आगे शुरू होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हाँ, कौन सा सर, अभी नहीं, आज तो नहीं आई, लेकिन मेरे से आया, मेरे से मेरे से